हेलो स्टूडेंट, आपका विजयनगर एम्पायर का वीडियो लास्ट चैप्टर हो चुका था और वो वीडियो मैं भेज चुकी हूँ। और जो आपकी 8वां चैप्टर है किसान, जमींदार और राज्य, कृषि समाज और मुग़ल साम्राज्य, इस चैप्टर को कोविड-19 की वजह से हटा दिया गया है, क्योंकि आप कोशिश ये की गई है कि कम सिलेबस से आपको ज़्यादा परेशानी ना हो और कम सिलेबस से आप अपने उस विषय की अच्छे से तैयारी कर लें। अब आपका चैप्टर तो नेक्स्ट 9वां चैप्टर भी है तो मुग़ल साम्राज्य से ही, पर वो राजनीतिक और प्रशासनिक परिप्रेक्ष्य में दिया गया है। जो वहाँ के किसान और जमींदार और राज्य हैं उनकी इस चैप्टर को फिनिश कर दिया गया है। आपको मैं एक बात बताऊं कि साउथ में आपने पहले पढ़ा कि 1336 में दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी और उसके बाद एक और दूसरा साम्राज्य था बहमनी साम्राज्य, और बहमनी साम्राज्य मुस्लिम साम्राज्य था। विजयनगर साम्राज्य हिंदू साम्राज्य था, हिंदू शासक थे, तो ये आपस में हमेशा लड़ते रहते थे। ये सिर्फ धार्मिक आधार पे लड़ाइयाँ या युद्ध नहीं थे, ये लड़ाइयाँ थी साम्राज्य विस्तार की लड़ाइयाँ, अपने अधिकारों की लड़ाइयाँ और व्यापारिक संस्थानों पर अपने कब्जे की लड़ाइयाँ। एक दूसरा परिवर्तन इस वक्त आया था साउथ में भी और उत्तरी भारत में भी कि 1498 में पुर्तगाली भारत में आ चुके थे। यूरोपीय कंपनियां या यूरोप के लोग भारत में व्यापार के लिए आने लगे थे और वो कोठियां अपनी बनाने लगे थे व्यापारी केंद्र के रूप में। पहले पुर्तगाली आए, फिर उसके बाद डच आए, फिर अंग्रेज़ आए और फिर फ्रांसीसी आए। तो यूरोप के इन 4 देशों के लोग भारत में आए। अब उत्तरी भारत में मैंने आपको पहले बताया था कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो चुकी थी और भक्ति आंदोलन में आप पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से भक्ति आंदोलन ने उस बाह्य आक्रमणकारी या सूफी परंपरा को और हिंदू परंपरा को किस तरीके से दिल्ली सल्तनत के समय में मिक्सअप हुआ, क्योंकि जो तुर्की सुल्तान थे या दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान थे वो तुर्की सुल्तानों के रूप में माने जाते हैं और वो डिफरेंट वंशों के थे। जैसे अलाउद्दीन खिलजी किसी अलग वंश का था, तुगलक वंश अलग था, और बाद इब्राहिम लोदी अफ़गानी थे। तो ये एक लगातार उत्तरी भारत के क्षेत्र में, मैंने उत्तरी भारत के क्षेत्र को पहले आपसे बता चुकी हूँ भक्ति आंदोलन के वक्त में। तो उत्तरी आंदोलन में दिल्ली सल्तनत का एक लंबा 1206 से लेकर 1526 तक कब्ज़ा रहा और इसमें सारे के सारे विदेशी इस्लामिक शासक रहे। अब इस वक्त एक और नया बदलाव आया कि 1526 में इब्राहिम लोदी भारत पर दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी, उसका कब्ज़ा था दिल्ली पर। और इसी वक्त एक नया वंश उभर कर सामने आया, वो था मुग़ल। 1526 में मुग़ल वंश की स्थापना हुई बाबर की। अब हम जो 9वां चैप्टर पढ़ेंगे, शासक और इतिहास, मुग़ल दरबार लगभग 16वीं और 17वीं शताब्दी, हम राजनीतिक स्तर पर पढ़ेंगे, क्योंकि 16वीं और 17वीं शताब्दी में मुग़ल वंश अपने चरम पर रहा है। क्योंकि जिस तरीके से मैंने आपको बताया पुर्तगाली और विदेशी कंपनियां, यूरोपीय कंपनियां आ चुकी थी और ये बहुत बड़ी चुनौती धीरे धीरे मुग़ल एम्पायर के लिए ही नहीं, सिर्फ वो पूरे भारतीय राजाओं के लिए बन चुकी थी। धीरे धीरे उन्होंने व्यापारिक, वो आप नेक्स्ट जो थर्ड है उसमें आप थर्ड जो आपकी बुक है उसमें उसी विषय में पढ़ेंगे कि किस तरीके से मुग़ल एम्पायर और भारतीय राजाओं को ओवरटेक कर लिया इन यूरोपीय कंपनियों ने और हम किस तरीके से अंग्रेज़ों के गुलाम हो गए। अभी फ़िलहाल हम बात करते हैं मुग़ल साम्राज्य की। 1526 ईस्वी में
बाबर ने पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा दिया और भारत में एक नए वंश की स्थापना हुई और वो था मुग़ल वंश। अब मुग़लों का नाम मुग़ल क्यों पड़ा? इसका एक कारण ये है कि आप 11th क्लास में पढ़ चुके थे चंगेज़ खां के बारे में। आपने पढ़ा था कि किस तरीके से चंगेज़ खां ने मंगोलियाई समाज को, जनजातीय पशुचारण समाज को पूरे विश्व के लिए खतरा उत्पन्न कर दिया था और साम्राज्य विस्तार उसका सिर्फ मध्य एशिया पर ही नहीं, मंगोलिया पर ही नहीं, चीन और यूरोप के देशों तक भी उसके साम्राज्य की तूती बोलती थी। और इसीलिए जो है उनके मंगोलों को खतरों को कम करने के लिए ही चीन ने चीन की दीवार बनाई थी। तो वो कितने खतरनाक थे, क्योंकि मुग़ल वंश जो है अपने माता के तरफ से जो है वो मंगोलों का था। चंगेज़ खां के वंशज कहे जाते थे मुग़ल, और इसीलिए उनका नाम पड़ा मंगोलों के नाम पर मुग़ल। ये आपके चैप्टर में दिया गया है। एक आपने कभी वो देखी होगी पिक्चर, कौन सी पिक्चर है वो, प्यार किया तो डरना क्या, अनारकली। उस पिक्चर में जो एक डायलॉग देता है कि तैमूरी वंश की परंपरा को कोई नीचे नहीं झुका सकता। तो क्योंकि मुग़ल अपने आप को मुग़लों का नहीं, क्योंकि वो मातृपक्ष के थे, मातृपक्ष से मंगोलियन थे, तो वो अपने आप को मातृपक्ष की इतना महत्वपूर्ण नहीं मानते थे जितना कि पितृपक्ष को मानते थे। और वो तैमूर के वंशज माने जाते थे। और तैमूर पर वास्तव में अगर देखा जाए तो जो बाद में रिसर्च हुई और जिन्हें ब्रिटिश इतिहासकारों ने उसे नाम मुग़लों का दे दिया, मुग़ल वंश का, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रभावी रहे। अब बात ये होती है कि क्यों बाबर ने भारत पर आक्रमण किया और किस तरीके से उसने भारत पर अपना कब्ज़ा किया। बाबर के जो पिता थे वो बहुत अल्पायु में एक्सपायर हो गए थे, तो उनके चाचा, एक फरगना की जागीर मिली थी और वो भी उनके चाचा ने छीन ली थी। तो बाबर इस स्थिति में वहाँ पर फरगना के क्षेत्र पर अपना कब्ज़ा नहीं जमा सकते थे, इसलिए वो पूर्वी क्षेत्र की तरफ, भारत, मध्य एशिया, अफ़गानिस्तान की तरफ उनका रुख हुआ, उज़्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान के क्षेत्र पर। धीरे धीरे उन्होंने इस क्षेत्र पर बाबर ने अपना कब्ज़ा किया और उसके बाद धीरे धीरे उसने भारत पर भी कब्ज़ा किया। स्टार्टिंग तो बाबर ने 1510 में कर दी थी, पर लगातार आक्रमणों के चलते और भारत की फूट या आपसी प्रतिद्वंदिता और वैमनस्यता ने बाबर को विजयी कर दिया। बाबर अगर देखा जाए तो बाबरनामा में उसने भारत के विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हैं जो तुर्की भाषा में लिखी गई हैं, और उन्होंने हर वर्ष कब कहाँ कैसे कब्ज़ा किया भारत पर उसके विषय में बताया और यहाँ के लोगों के विषय में भी बताया है। एक चीज़ और मैं आपको महत्वपूर्ण बता दूँ कि एक परिवर्तन इस्लाम के साथ भारत में भी आया, और वो था इतिहास लिखने का परिवर्तन। और वो परिवर्तन ऐसा था जो शायद पहले इतना महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता था जितना कि इस्लाम के समय में। ये माना जाता था कि इतिहास लिखना एक पुण्य का काम है, और यही कारण था कि बाबर के रसोइये तक ने और हुमायूं के और अकबर के हर
डिपार्टमेंट के जो प्रशासनिक स्तर के थे सभी ने बहुत सारी किताबें लिखी और बहुत सारा इतिहास लिखने का अपने अपने स्तर से प्रयास किया। और इसीलिए भले ही उन्होंने अपने तरीके से सोचा और अपने तरीके से लिखा, पर वो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देता है मुग़ल एम्पायर के विषय में, मुग़ल साम्राज्य के विषय में। आज मैं आपको बस थोड़ा सा ये बताऊंगी कि किस तरीके से 1526 में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना हुई और उसके बाद धीरे धीरे कितने शासकों ने जो महत्वपूर्ण, क्योंकि आपका ये लगभग 16वीं और 17वीं शताब्दी का ही परिप्रेक्ष्य में रखा गया है इस सारे इसमें, और उन्हीं के प्रशासनिक और राजनीतिक वर्णन को इस वीडियो में दिया जाएगा, इस आपके चैप्टर में दिया गया है। तो 1526 में बाबर ने भारत पर कब्ज़ा किया और वो सिर्फ 4 साल तक 1530 तक ही भारत पर अपना कब्ज़ा जमाए रखा। और 1530 में उसके बेटे हुमायूं ने उसका उत्तराधिकारी बना और ये साम्राज्य का विभाजन उसने अपने भाइयों में कर दिया। इसी वक्त क्योंकि साम्राज्य बाबर ने इब्राहिम लोदी से लिया था, तो अफ़गानी और लोदी हमेशा उनके खिलाफ रहे, मुग़लों के खिलाफ, क्योंकि नई शक्ति आई थी। तो उसका प्रयास ये रहा कि किसी तरीके से इसे ख़त्म किया जाए और एक नया अफ़गान शासक उभरा और वो अफ़गान था शेरशाह सूरी। 1540 में उसने कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को हराया और 45 तक उसने अपना शासन किया। अब शेरशाह सूरी जब मर जाता है 1545 में, तो उसके बाद उसके अफ़गानी शासकों ने शासन किया, पर फिर पुनः दोबारा 1555 में भारत आता है ईरान से हुमायूं और उसने भारत पर अपना कब्ज़ा कर लिया और वो सिर्फ 1 साल तक ही अपना कब्ज़ा बनाए रखता है 1556 में। और 1556 में वो सीढ़ियों से लुढ़ककर, लाइब्रेरी की सीढ़ियों से, अजान के वक्त वो जब अजान के लिए जा रहा होता है तो लाइब्रेरी में बैठा हुआ होता है, और जैसे ही अजान शुरू होती है तो वो अजान के लिए जब जाता है तो वो लाइब्रेरी की सीढ़ियों से, अपने पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर जाता है और वो मर जाता है। इस वक्त में जो है अकबर, जो उसका बेटा है, वो सिर्फ 13 और 14 साल की उम्र का है और वो बैरम खां के नेतृत्व में, बैरम खां उस वक्त महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उसने और अकबर को दिल्ली का शासक बनाया। और 1556 से लेकर 60 तक बैरम खां की महत्वपूर्ण भूमिका रही और धीरे धीरे 13 से अब 16-17 साल का जब अकबर हो गया तो धीरे धीरे उसने अपने साम्राज्य के विस्तार या अपने डिसीजन लेने शुरू हो गए। एक और महत्वपूर्ण भूमिका इसमें रही है, क्योंकि जिस वक्त शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था तो वो भाग गया था ईरान, और उसकी जो पत्नी थी हमीदा बानो बेगम, वो प्रेग्नेंट थी। और आमेर, जब वो प्रेग्नेंट थी तो इतनी दूर जा नहीं सकती थी, तो वो अमरकोट के राजा, जो राजपूत शासक थे, उनके यहाँ पर अपनी पत्नी को छोड़ के गया और वहीं अमरकोट के राजा के यहाँ पर अकबर का जन्म हुआ। और अकबर की परवरिश जब तक दिल्ली पर हुमायूं का शासन नहीं हो जाता तब तक अमरकोट में ही हुई। तो अकबर की परवरिश का उसके आने वाली प्रशासनिक व्यवस्था पर और उसके हिंदू और मुस्लिम इस्लामवादी विचारधाराओं में एक समन्वयकारी नीति आपको दिखाई देगी। अकबर की मृत्यु 1556 से 1605 तक उसने शासन किया और इसके बीच उसने ईरान से लेकर दक्षिण भारत तक के, गुजरात तक के क्षेत्र पर अपना कब्जा कर लिया और साम्राज्य विस्तार की नीति, लगभग संपूर्ण उत्तरी भारत पर वो अपना कब्जा कर चुका था। अकबर की मृत्यु के बाद 1605 से लेकर 1627 तक जहांगीर, जो उसका बेटा था, उसने शासन किया और जहांगीर के बाद उसके बेटे शाहजहां ने 1628 और 58 के बीच शासन किया। और ये शाहजहां वही है जिसने ताजमहल बनवाया है।
साम्राज्य विस्तार की नीति को जो चरम परिणति दी वो थी औरंगजेब। और औरंगजेब बहुत को ये माना जाता है कि वो बहुत ही शुद्ध अपने आप को मुस्लिम मानता था और पांचों समय की नमाज पढ़ता था, तो उसमें धार्मिक कट्टरता का कहीं ना कहीं समावेश था। और उसका दूसरा एक है कि उसने जब वह शाहजहाँ के टाइम में दक्षिण भारत पर वो वहाँ का गवर्नर रहा था, तो उसका एक महत्वपूर्ण भूमिका ये रही थी और उसका लगाव भी दक्षिण भारत था। तो राजा बनने के बाद भी वह दक्षिण भारत पर अपना कब्जा करने का प्रयास करता रहा और इस कब्जा करने के प्रयास और साम्राज्य विस्तार की नीति ने ही उसके लिए कफन का काम किया और मुग़ल साम्राज्य के विघटन की नींव तैयार कर दी। क्योंकि जब वो दक्षिण भारत पर अपना कब्जा कर रहा था तो उत्तरी भारत में राजपूत सशक्त हो रहे थे और उसका जो व्यवहार था वो साम्राज्य विस्तार की नीति ने इतना कठोर बना दिया था कि वो किसी पर भी अब विश्वास नहीं करता था। और धीरे धीरे उसके अविश्वास की नीति ने ही जो राजपूत शासक अकबर के समय में साम्राज्य विस्तार में महत्वपूर्ण जिन्होंने भूमिका निभाई थी, उनके बच्चों को भी औरंगजेब ने बाद में कट्टर से उनके बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया और उनका सहयोग प्राप्त करने में वो नाकामयाब रहा। अब 1707 तक जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई, साम्राज्य विस्तार तो हुआ दक्षिण भारत में, कर्नाटक तक के क्षेत्र को, बीजापुर, गोलकुंडा, सारे क्षेत्रों पर कम साम्राज्य विस्तार हो गया, पर विघटन की प्रक्रिया 1707 से शुरू हो गई और औरंगजेब के बाद कोई मुग़ल शासक इतना योग्य नहीं था कि वो उतने बड़े साम्राज्य या एम्पायर को संभाल सके और धीरे धीरे विघटन होना शुरू हो गया। और इस विघटन में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई यूरोपियों ने। अंग्रेज इस 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो चुकी थी और वो व्यापार के लिए आपसी झगड़े कर रहे थे और वो ये भी प्रयास कर रहे थे कि किस तरीके से भारत पर कब्जा किया जाए। और बहुत सारी क्षेत्रीय शक्ति जैसे राजपूत भी अपने अलग कब्जा करने लगे जब उत्तराधिकार में बहादुर शाह जफर जैसे, जहादर शाह और कई सारे ऐसे छोटे छोटे शासक थे, मोहम्मद शाह, जो इतने बड़े एम्पायर को सुरक्षित नहीं रख सकते थे। इसलिए धीरे धीरे जो है ये साम्राज्य का विघटन होता चला गया और नए राज्य बनते चले गए और मराठों का उदय संभव हो पाया। उत्तर राजस्थान के क्षेत्र में राजपूत और दक्षिण भारत में मराठों का उदय इसी समय पर होता है। अब 1707 से लेकर अगर हम देखें 1857 तक के बीच में बहुत सारे मुग़ल शासक रहे हैं। अकबर द्वितीय भी रहा, जहांगीर शाह, मोहम्मद शाह, आलमगीर द्वितीय, तो बहुत सारी घटनाएं वो लगभग 100 साल की रही हैं। पर इस वक्त में अंग्रेज इतने हावी हो चुके थे राजनीतिक और आर्थिक रूप से कि धीरे धीरे उन्होंने साम्राज्य का विघटन स्टार्ट कर दिया था और उत्तरी दक्षिण भारत में मराठों ने मुग़लों को नाको चने चबा दिए थे। तो एक तरफ से मराठे और दूसरी तरफ से अंग्रेज और तीसरी तरफ से प्रशासनिक अव्यवस्थाएं और चौथी अयोग्य उत्तराधिकारी। ऐसी बहुत मुग़ल साम्राज्य के पतन के लिए खैर एक लंबी प्रक्रिया रही है, पर अंतिम कील ठोकी अंग्रेज़ों ने 1857 की क्रांति में। 1857 की क्रांति के बाद संपूर्ण जो बहादुर शाह जफर है उसको उतार दिया गया और अंग्रेजी ब्रिटिश सत्ता को या ब्रिटिश महारानी को भारत का शासक बना दिया गया। अब इसके बाद की जो 1857 के बाद की है वो हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बीच में जो ये पुर्तगाली, अंग्रेज और फ्रांसीसी हैं वो उपनिवेशवाद की प्रक्रिया को हम
उसमें बीच बीच में पढ़ेंगे। पर एक चीज़ है कि इतने लंबे टाइम में मुग़लों की न्यायिक व्यवस्था कैसी रही, उनका राजतंत्र कैसा रहा और किस शासक की भूमिका महत्वपूर्ण, किस शासक की विचारधाराएं कैसी थी, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये आपकी इंट्रोडक्टिव वीडियो थी और ये आपको बहुत सहयोग प्रदान करेगी आपको मुग़ल एम्पायर को समझने में, उस सीरीज को समझने में, एक लंबे कार्यकाल को समझने में जिसमें उन्होंने एक लंबे समय तक भारत पर कब्जा किया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका जो तथ्य इस चैप्टर में दिए गए हैं उनको समझाने का प्रयास करूँगी।